बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अकबर अली आरई और आप देख रहे हैं 3 नर्सिंग लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। आज हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन के सिलसिले की जो सीरीज़ है उसका पार्ट 6 आप देख रहे हैं और इसमें हमने आज पर जो है 2015 का जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में आया था उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में काज पेप्टिक अल्सर। यानी दर्ज झेल में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सी ड्रग ऐसी है जो कि पेप्टिक अल्सर का सबब बनती है। उसमें ए रेस्पॉन्स है एस्प्रिन, बी पैरासीटामोल, सी विटामिन सी, डी डॉक्सीसाइक्लिन। जी, तो इसका करेक्ट आंसर है एस्प्रिन, क्योंकि ना सिर्फ एस्प्रिन की ब्लड क्लॉटिंग की एबिलिटी को कम करती है बल्कि उसके साथ साथ कुछ इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं कि जो हमारी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह की प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है जी, उसको उस लाइनिंग को जो है वो इनहिबिट भी करती है और जिसके नतीजे में क्या होता है कि स्टमक जो है वो अपसेट होता है और ब्लीडिंग जो है वो इंटेस्टाइन और स्टमक से हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, टाइफाइड फीवर इज़ काज्ड बाय ए इकोलाई, बी साल्मोनेला टाइफाई, सी प्लाज्मोडियम, डी पैरासाइट। तो ये बहुत मशहूर है, उम्मीद है आपको गैस कर लिया होगा आपने। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है साल्मोनेला टाइफाई। क्वेश्चन नंबर 3, नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट्स आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। आमतौर पर यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट आप याद रखिए कि क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ा करें, कि बाज़ औक़ात हम जल्दी से ये पढ़ते हैं और फिर जो ना आंसर की तरफ आ जाते हैं। लेकिन आप देखें आखिर में एक्सेप्ट लिखा हुआ है, बाज़ औक़ात एक्सेप्ट 1 लिखा होता है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम इंशाल्लाह सही जवाब दे सकेंगे। तो हमसे मांग रहे हैं यहाँ पर कि भाई प्री ऑपरेटिव जो प्रिपरेशन है क्लाइंट की, उसमें नर्सिंग इंटरवेंशन कौन से हैं और एक्सेप्ट 1, यानी एक इसमें से ऐसा भी है ऑप्शन जो कि नहीं होता है। तो इसमें रेस्पॉन्सेज हैं ए डिक्रीज एंग्जाइटी, बी असेस पेशेंट टू अंडरस्टैंड प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव इवेंट्स, सी टीच पेशेंट टू परफॉर्म डीप ब्रीथिंग एंड लेग एक्सरसाइजेज, एंड डी इज़ प्रोपोज अप्रोप्रिएट सर्जिकल प्रोसीजर। उम्मीद है एज ए नर्स आपने गेस कर लिया होगा कि डी जो है वो नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं है, क्योंकि किसी को प्रोपोज करना अप्रोप्रिएट सर्जिकल प्रोसीजर ये एक नर्स का काम नहीं बल्कि सर्जन का काम है। ठीक है जी, बाकी जो ऊपर तीनों दिए गए ऑप्शन वो नर्सिंग इंटरवेंशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इम्प्रूविंग सैनिटेशन इन विलेज इज़। यानी सैनिटेशन को इम्प्रूव करना है गाँव में, वो क्या होता है। ए प्राइमरी प्रिवेंशन, बी प्राइमो मोटो, सी सेकेंडरी प्रिवेंशन, डी नॉट ए प्रिवेंशन मेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी प्रिवेंशन। क्वेश्चन नंबर 5, मैंडेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस इज ए एक्सरे टेस्ट, बी स्पुटम फॉर बैक्टीरियम, सी ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट, डी स्कैन ऑफ चेस्ट। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंट जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कुछ और भी प्रॉब्लम होते हैं, उसमें जो है वो टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे एक्सरे खास तौर पर दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर है हमारे पास करेक्ट आंसर है ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट डी। क्वेश्चन नंबर 6, एडिमा इज डिफाइंड एज एक्सेसिव अकोमुलेशन ऑफ। अब यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, जो नीचे दिए गए हैं मुख्तलिफ टर्म्स, उनमें से एक की है कि एडिमा जो है वो एक्सेसिव अकोमुलेशन है। अब किस चीज़ में एक्सेसिव अकोमुलेशन हो तो एडिमा कहलाता है। ए इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बी इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, सी पेरिटोनियल फ्लूइड और डी लिम्फेटिक फ्लूइड। जी, तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है जी, दिस द interstitium is a fluid filled space existing between a structural barrier such as cell membrane। अब सेल मेम्ब्रेन जो है स्ट्रक्चरल बैरियर होता है कि फ्लूइड को बाहर ना निकलने दे या बाहर को अंदर आने से रोकने के लिए सेल मेम्ब्रेन जो है वो बैरियर का काम करती है या प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है।
या स्किन है, ठीक है। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, और उसका अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके दरमियान, सच एज ऑर्गन्स इंक्लूडिंग मसल्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये तमाम ऑर्गन्स और जो हमारे जो सेल हैं, ठीक है, उन दोनों के दरमियान जो स्पेस होता है, वहाँ पर जो स्पेस है फ्लूइड से भरा हुआ, उसको इंटरस्टिशियम कहते हैं। जैसे कि आप पिक में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है जी, ये ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पर, ये एक कैपिलरी शो की गई है। नीचे की तरफ आप देखें तो वेनस एंड है, और ऊपर जो है वो ज़ाहिर है कैपिलरी एक जंक्शन होता है आर्टरी और जो आर्टरी और वेन का। तो एक एंड जो है वो आर्ट्रियल एंड कहलाता है, दूसरा वेनस एंड कहलाता है। तो ये नीचे वेनस एंड है, उस तरफ जो है हमारे पास आर्ट्रियल एंड है। तो वहाँ पर आप ब्लू एरो जो देख रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, यानी कि अंदर चूँकि ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, पीछे से पंप होता है हमारे हार्ट से, ठीक है, तो उसकी जैसे प्रेशर यहाँ पर जो आर्ट्रियल एंड है वहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है। और यही वजह है कि यहाँ से जो है वो फ्लूइड जो है वो एक ऐसी जगह होती है, कैपिलरी जो कि जंक्शन होती है, और यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो है फ्लूइड बाहर आता है यहाँ पर इंटरस्टिशियम में, और बाहर वहाँ पर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है इस इंटरस्टिशियम में। और यहाँ पर क्या होता है, वेनस एंड की साइड पर इंटरनल प्रेशर जो है कैपिलरी का वो कम होता है, इसलिए फ्लूइड जो अंदर यहाँ बाहर निकल जाता है, वो फ्लूइड इस जो प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है जी, उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वापस जो है वो वेनस एंड से कैपिलरी में इन हो जाता है। लेकिन बाद औक़ात कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ से वापस ना जा पाए, और इस स्पेस में ही अगर फ्लूइड जमा हो जाए तो फिर कंडीशन आ जाती है हमारे पास एडिमा की। क्वेश्चन नंबर 7, कोलैप्स अदरवाइज नॉर्मल लंग टिश्यू इज टर्म्ड एज, यानी कि अगर लंग्स टिश्यू कोलैप्स हो जाए, नॉर्मल के अलावा हो और कोलैप्स हो जाए, तो वो कंडीशन क्या होती है। ए एस्थमा, बी ट्यूबरकुलोसिस, सी एटीलेक्टेसिस, डी नमूनिया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है एटीलेक्टेसिस, जिसमें कि लंग्स कोलैप्स आता है, जो कि आप पिक में देख सकते हैं कि जो इसमें राइट साइड का लंग है वो कोलैप्स है। तो इस तरह की कंडीशन को जो है वो हम कहते हैं एटीलेक्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 8, host is infected but does not become functional infection and thus does not transmit on to, जी, तो इसमें पूछ रहे हैं कि होस्ट इन्फेक्टेड हो लेकिन इन्फेक्शन को वो आगे ना पहुंचा सके, तो इसे हम क्या नाम देते हैं। ए ऑब्लिगेट होस्ट, बी डेफिनेटिव होस्ट, सी इंटरमीडिएट होस्ट, डी डेड एंड होस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑब्लिगेट होस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, स्टोमेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ए रेक्टम, बी वेजाइना, सी ओरल कैविटी, डी एसोफेगस। तो स्टोमेटाइटिस जो है वो पूछ रहे हैं कि ये किस चीज़ का इन्फ्लेमेशन है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ओरल कैविटी। एक और इसे जुड़ी हुई टर्म बता देते हैं कि जिंजिवाइटिस भी एक टर्म है, साथ में ये भी याद रख लें ओरल कैविटी के साथ साथ कि यहाँ पे जो हमारे गम्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो तो उससे जो है जिंजिवाइटिस कहते हैं। बहरहाल यहाँ पर स्टोमेटाइटिस के लिए हमारा जवाब है ओरल कैविटी। क्वेश्चन नंबर 10, हाइपरटेंशन इज़ मोस्ट कॉमन ड्यू टू रीनल डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, सी एंडोक्राइनल डिजीज़ का काज है ये, या इडियोपैथिक। जी, तो इसका करेक्ट आंसर है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ठीक है, जो कि कॉमन काज होती हैं हाइपरटेंशन का। क्वेश्चन नंबर 11, ए लेडी इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक रीनल फेलियर, हर ब्लड विल मोस्टली लेक इन। एक लेडी है जिसको कि क्रॉनिक रीनल फेलियर में है, तो उसके जो ब्लड में कमी होगी वो किस चीज़ की होगी। ए एरिथ्रोसाइट, बी न्यूट्रोफिल, सी मोनोसाइट, डी लिम्फोसाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है एरिथ्रोसाइट। क्वेश्चन नंबर 12, ए बेबी बॉय इज बोर्न आफ्टर सी सेक्शन,
of 3 kilogram weight. What APGAR score is 9 out of 10. What you will take being on duty medical assistant. आप एज ए ड्यूटी मेडिकल असिस्टेंट हैं या एक जो है अटेंडिंग नर्स हैं, ठीक है, तो एक बेबी बॉय अगर पैदा हो जो कि सी सेक्शन से हुआ है, 3 kg का है और APGAR स्कोर जो है वो 9 आउट ऑफ 10 है, तो आप क्या करेंगे? ए, कट द एम्बलाइकल कॉर्ड, बी, सक्शन ऑफ माउथ एंड नॉस्ट्रिल्स, सी, गिव टू मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, डी, गिव बाथ। तो इसका करेक्ट आंसर है गिव द मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि यहाँ पे जो APGAR स्कोर है 9 आउट ऑफ 10 जो है वो नॉर्मल है, वेट भी बेबी का नॉर्मल है, चुनाचे हम उसको फ़ौरन जो है मदर को फीड के लिए देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ ए पर्सन इज A 14 to 19, B 20 to 25, C 26 to 29 and D 30 to 35। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो एक आइडियल क्या होता है पर्सन का, तो इसका करेक्ट आंसर है 20 to 25। यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्सेस दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला जो देखें आप ब्लू कलर में जो दिया गया है, ठीक है जी, ये जो है अगर लेस देन 18.5 हो तो ये हमारे पास आ जाता है अंडरवेट में, क्योंकि 18.5 to 24.9 यानी कि अप्रॉक्सीमेट जो हमारे पास आंसर है 20 to 25 के दरमियान, तो ये नॉर्मल में आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर ये 25 to 29.9 अगर है तो ये आ जाता है ओवर वेट में, जो कि आपको येलो कलर में शो किया गया है। इसके बाद जो है ऑरेंज कलर में आप देखें तो यहाँ पर जो 30 to 34.9 BMI जो है वो ओबेस को शो करता है, यानी कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा फैटी और मोटा होगा, ठीक है। और उसके बाद एक्सट्रीमली ओबेस अगर 35 एंड मोर देन 35 हो तो वो एक्सट्रीमली ओबेस में आ जाता है। तो यहाँ पर हमें जो सवाल किया गया था वो ये किया गया था कि द आइडियल BMI ऑफ ए पर्सन इज, तो इसका आंसर है 20 to 25। क्वेश्चन नंबर 14 द बेस्ट पोजीशन ऑफ ए मदर इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज ए लिथोटोमी, बी सुपाइन, सी नी चेस्ट, डी लेफ्ट लेटरल। जी, तो इसका करेक्ट आंसर है लेफ्ट लेटरल। इसके रीज़न मैंने यहाँ पर दे दिया है कि टू डिस्प्ले द यूट्रस फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा एंड इम्प्रूव मैटरनल हेमोडायनामिक्स। अगर मदर जो है इनमें से अगर लेफ्ट लेटरल पोजीशन में होती है तो उसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि उसके लिए रिलैक्स वाली भी पोजीशन होगी, अजीब भी नहीं लगेगा। तो उसमें क्या होगा कि जो वेट है यूट्रस का जो, ठीक है, वो थोड़ा साइड पर होगा और वो बैक जो प्रेशर जो उस पर वेना के ऊपर आ रहा था फीटस की जैसे, ठीक है जी, वो नहीं होगा। अगर वो मदर सुपाइन पोजीशन में लेटती है ज़्यादा तो उस सूरत में क्या होगा कि जो यूट्रस है उसका वेट बैक साइड पर होगा और बैक साइड पर हमारे वेना केवा है, तो वहाँ पर जो है वो जो वापस जो रिटर्न फ्लो है ब्लड का हार्ट की तरफ, उसमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है जी। तो इसलिए जो है ये रीज़न था इसका लेफ्ट पोजीशन का। क्वेश्चन नंबर 15 मैक्सिमम स्कोर इन ग्लासगो कोमा स्केल इज़। जी, ग्लासगो कोमा स्केल जो है क्लाइंट कितना कॉन्शियस है, कितना जो है वो किस हद तक अनकॉन्शियस है, क्या उसके रेस्पॉन्सेज हैं, इस सिलसिले को जब हम चेक करते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। और इसका जो है यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं कि भाई 5 होता है मैक्सिमम, 10 होता है, 15 होता है या 20 होता है, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर है 15। अब हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि देखें जी, अगर आई ओपनिंग हमें देखनी है स्पॉन्टेनियस है, यानी खुद ब खुद वो कर रहा है, आँखें खोलना बंद करना है, सही है, तो ये इसको हम 4 स्कोर देते हैं। अगर बोलने पर वो आँखों की मूवमेंट शो करता है तो ये 3 है, और अगर प्रेशर पर करें तो वो उसको हम स्कोर देते हैं 2।
यानी कि ग्लासगो कोमा स्केल अगर हम पैमाइश कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं और उसमें हम देखते हैं कि ना तो खुद ब खुद आँखें झपका रहा है या आँखें अपनी पलकें झपका रहा है या बंद कर रहा है, आँखें खोलना बंद करना कर रहा है, ना ही जो है वो साउंड पर कर रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा प्रेशर देते हैं तो फिर वो आँखें खोलता है, तो हम इसको लेबल करेंगे कि ग्लासगो कोमा स्केल यहाँ पे इस स्टेज पर 2 है। तो इस तरीके से जो है ये हम लेबल करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल को। तो यहाँ पर ये डिफरेंट स्कोरिंग दी गई है कि 13 to 15 अगर टोटल बनता है इन तीनों रेस्पॉन्सेस का तो ये माइल्ड है रेट, और इसके यानी माइल्ड स्कोर है, मॉडरेट जो है 9 to 12 है, और सीवियर जो 3 to 8 है। तो यहाँ पर ये है कि 13 to 15 जो है ये माइल्ड यानी 13 भी आ गया इसमें, अदरवाइज़ ये मतलब एक नॉर्मल है कि फुली कॉन्शियस है क्लाइंट जो है वो, ठीक है। इसके बाद 9 to 12 अगर है तो वो मॉडरेट में आ जाता है कि उसकी कॉन्शियसनेस मॉडरेट है, और अगर 3 to 8 आता है तो ये जो है ये सीवियर रेस्पॉन्स कहलाता है, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर क्लाइंट जो है क्रिटिकल कंडीशन में है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि द मैक्सिमम स्कोर इन ग्लासगो कोमा स्केल इज़ 15। तो हमने ना सिर्फ ये कि मैक्सिमम वाले को डिस्कस कर लिया, बल्कि यहाँ पर जो दीगर जो इसके जो स्कोर होता है उसको भी हम डिस्कस कर लिया है। अगर आपके पास पहले से ये आपको इसके बारे में ना मालूम हो तो इससे आप जो है वो इसको आप लिख सकते हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 16, A patient has come from Sakhar and reported to have generalized itches, pain and rashes on palms and soles. The most likely diagnosis is A. Scarlet fever, B. trypanosomiasis, मलेरिया या डेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है डेंगी, यानी इसमें जो साइन सिम्टम्स दिए गए हैं वो डेंगी फीवर के हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कोलेस्ट्रॉल फॉर कंजप्शन। तो ये बहुत ही पॉपुलर है जब हम कोलेस्ट्रॉल वगैरह करवाते हैं या टोटल जिसे हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल वगैरह करवाते हैं तो उसमें ये रिज़ल्ट आते हैं, ठीक है जी। तो इसमें जो है हमें पूछा ये गया है कि किस चीज़ को जो है हम कौन सा जो कोलेस्ट्रॉल है वो अच्छा है कंजप्शन के लिए। तो ए LDL, बी HDL, सी VLDL और डी ट्राइग्लाइसराइड्स। तो करेक्ट आंसर है हमारा HDL, ठीक है जी। यहाँ पर आप देखें इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो HDL है, और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा तमाम चीज़ों को यहाँ पर डेफिनेशनें भी दे दी हैं इसकी कि LDL से मुराद क्या है। तो LDL से मुराद है कि ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है, ठीक है। इज़ ऑफन कॉल्ड द बैड कोलेस्ट्रॉल, इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम भी देते हैं क्योंकि इट इज़ नॉट गुड फॉर कंजप्शन। इट कलेक्ट्स इन द वॉल्स ऑफ योर ब्लड वेसल्स रेजिंग योर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स। LDL चूँकि ये आपकी जो ब्लड वेसल्स की वाल्स हैं वहाँ पर बढ़ता है, वहाँ पर डिपॉजिट होता है, कलेक्ट होता है, तो जाहिर है कि वहाँ पर क्या होगा कि वो जो हमारा ल्यूमेन है हमारे ब्लड वेसल्स का, उसको जो नैरो कर देगा, तंग कर देगा, ठीक है जी। उसकी वजह से जो है वो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होगा, तो ये काज बन सकता है हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक का। सेकंड हमारे पास जो है वो है HDL, ठीक है जी। HDL जो है वो क्या है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, और ये एब्जॉर्ब्स कोलेस्ट्रॉल एंड कैरीज इट बैक टू द लीवर। तो ये वजह है कि जो है इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है कि ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कोलेस्ट्रॉल को भी और कैरी इट बैक टू द लीवर, तो ये बैक लीवर में ले जाता है इसको। VLDL तो आपने ऊपर देखा था कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन था ये, लेकिन यहाँ पे V से मुराद वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, और इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ ग्लाइसराइड्स। ट्राइग्लाइसराइड्स आर लिपिड्स, यानी कि फैट होते हैं ये,
causes hardening of the arteries or thickening of the arteries, which is called arteriosclerosis, which is increase the risk of stroke, heart attack, and heart diseases. Extremely high triglyceride can also cause acute inflammation of the pancreas, और इससे जो है वो काज होता है पेनक्रियाटाइटिस। हमारा करेक्ट आंसर इसका हो गया HDL। क्वेश्चन नंबर 18, फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग क्लोरीनेशन एक्सेप्ट, यानी इनमें जो चारों दिए गए इनमें सब दुरुस्त हैं क्लोरीनेशन के लिए सिवाय एक के, वो कौन सा है आपको जज करना है। ए, कॉन्टैक्ट पीरियड 30 मिनट्स, फ्री क्लोरीन 0.5 मिलीग्राम per liter from 1 hour, water should not be turbid, and chlorine demand should be estimated। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्टैक्ट पीरियड 30 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 19, द ड्रग कॉमनली यूज टू मैनेज द कार्डिक एरिथमिया। कार्डिक एरिथमिया यानी कि इरेगुलर अगर बीट हो तो उसे जो है वो किस तरीके से कौन सी ड्रग है जो कि कंट्रोल करती है। वेंटोलिन, डिजॉक्सिन, सेप्ट्राइजोन, मेटफॉर्मिन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डिजॉक्सिन, क्योंकि वेंटोलिन जो है वो ये हमारे जो ब्रीथिंग जो इरेगुलरिटी डिस्निया वगैरह होती है इसको कंट्रोल करती है। सेप्ट्राइजोन जो है वो एंटीबायोटिक है, और मेटफॉर्मिन आपको मालूम है कि ये जो है डायबिटीज़ क्लाइंट को देते हैं। एन एबनॉर्मेलिटी ऑफ द कार्डिक रिदम is called a cardiac arrhythmia. Arrhythmia may cause sudden death, syncope, heart failure, dizziness, palpitations or no symptoms at all, यानी कि साइलेंट किलर भी हो सकती है। There are two main types of arrhythmia, A, ब्रेडिकार्डिया, बिलो नॉर्मल जो पल्स होती है उसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, जो कि लेस देन 60 जो है बीट पर मिनट हो, यानी कि 60 बीट पर मिनट से कम हो तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और टेकिकार्डिया है जो कि नॉर्मल से ज़्यादा हो, 100 या 100 से ज़्यादा हार्ट बीट अगर हो, ठीक है जी, तो उसे हम टेकिकार्डिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन इज़ ए, लीड, बी, डस्ट, सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, डी, रस्ट। यानी कि एयर पोल्यूशन का जो बेस्ट इंडिकेटर है वो मालूम किया जा रहा है जी। इसका करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो कि साइलेंट किलर है, क्योंकि ये बगैर स्मेल के जो है वो गैस होती है, टॉक्सिक सब्सटेंस है ये, ठीक है। जो हमारे हाइड्रोकार्बन गैसेस हैं उनका मेन जुज ये भी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ, ठीक है जी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में उनके फंक्शन में से कौन सी चीज़ नहीं आती, ठीक है। ए, कंडक्शन, बी, कॉन्ट्रैक्शन, सी, इंटीग्रेशन, डी, कोऑर्डिनेशन। इनमें से जो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कि हमारा नर्वस टिश्यू जो है वो कंट्रोल करते हैं, एक ऐसी चीज़ है जो कि कंट्रोल नहीं होती। तो हमारा करेक्ट आंसर है, अंदाज़ा है, गेस कर लिया होगा आपने, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे अगर मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्शन, हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो देखिए ऑटोमेटिकली होती है, ठीक है, तो कंट्रोल नहीं होता हमारे नर्वस टिश्यू का, तो बाकी चीज़ों में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ वॉर्म काज द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का काज पूछा जा रहा है। तो ए, थ्रेड वॉर्म्स, बी, राउंड वॉर्म, सी, हुक वॉर्म, डी, टैप वॉर्म। जी, तो इसका करेक्ट आंसर है हुक वॉर्म, ठीक है जी। ये पिक्चर दिखाई गई है, तो हुक वॉर्म जो है वो काज बनते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल आर सॉइल्ड मेडिएटेड इन्फेक्शंस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हमसे सवाल ये किया गया है कि सबके सब जो है सॉइल मेडिएटेड इन्फेक्शन है सिर्फ एक के। तो इनमें जो वॉर्म्स दिए गए हैं ये ज़्यादातर जो है वो सॉइल मेडिएटेड है सिवाय एक के। तो हमारा करेक्ट आंसर है टैप वॉर्म, यानी कि ऊपर वाले जो है वो सब जो है वो
सॉइल मेडिएटेड इन्फेक्शन है, जबकि टैपवर्म सॉइल मेडिएटेड इन्फेक्शन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 24, फॉलोइंग आर साइन ऑफ लेबर एक्सेप्ट ए यूटेराइन पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, बी वाटरी वेजाइनल डिस्चार्ज, सी शो, डी डिसेंट ऑफ फीटल। जी, तो यहाँ पर आप देखें कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है शो। इसके अलावा जो भी दिए गए हैं वो सब के सब साइन ऑफ लेबर है। 25, द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट रिसीविंग केमोथेरापी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। फिर एक्सेप्ट वाला सवाल आ गया है, तो जल्दबाजी ना किया करें, आखिर तक क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। ठीक है जी, बाज़ औक़ात हम शुरू के वो पढ़कर फ़ौरन हम जवाब पर टिक कर देते हैं या उसको मार्क कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। ठीक है जी, तो सवाल हमसे ये पूछा गया है कि नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कैंसर रिसीविंग केमोथेरापी में सब है, एक नहीं है इसमें से, तो वो कौन सा नहीं है वो आपको चेक करना है। ए प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, बी मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग, सी पेशेंट एजुकेशन और डी चेंज ऑफ केमोथेरापी। जी, तो एज ए नर्स आपने बिल्कुल गेस कर लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर है चेंज ऑफ केमोथेरापी, क्योंकि ये जो है फिजिशियन का फंक्शन है, हमारा नहीं। ये मैनेजमेंट यानी कि चेंज करना केमोथेरापी भी क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये हमारा फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, लीडिंग काज ऑफ डायरियल डिजीज इज। डायरियल डिजीज़ का जो है लीडिंग काज क्या चीज़ होती है? एंट्रोटॉक्सिजेनिक एस्क्रिकिया कोलाई, बी सल्मोनीला नन टाइफाइड वाला, ठीक है, और सी रोटावायरस और डी कैम्फाइलोबैक्टर। जी, तो इसका करेक्ट आंसर है रोटावायरस। इट इज़ द लीडिंग काज ऑफ acute diarrhea and causes about 40% of hospitalization of diarrhea in children under 5. These germs are usually spread through contaminated water, food or objects. Remaining microorganisms also cause diarrhea, but rotavirus is leading one. ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 27, for diagnosis of pulmonary tuberculosis, the sputum of AFB should be examined for एसिड फास्ट बैसिलस है AFB से मुराद। ठीक है जी, ये हम स्पुटम का टेस्ट करवाते हैं, तो बहुत पॉपुलर टेस्ट है और आपको उम्मीद है आपने अंदाज़ा कर लिया होगा। ठीक है जी, तो इसके रेस्पॉन्स दिए हैं मैं 1 डे, 2 डे, 3 डेज़, 4 डेज़, तो ये बहुत पॉपुलर है और इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 3 डेज़। क्वेश्चन नंबर 28, द चेंज अकरिंग इन द डिजीज़ फ्रीक्वेंसी ओवर मैनी ईयर्स इज़ कॉल्ड। कि काफ़ी अरसे बाद, कई सालों बाद, यानी कि दोबारा से डिज़ीज़ जो है वापस आए, उसकी फ्रीक्वेंसी वापस आए, तो उसे क्या कहते हैं? साइक्लिक ट्रेंड कहते हैं, सीजनल ट्रेंड कहते हैं, सेक्युलर ट्रेंड कहते हैं, या नन ऑफ दी अबो है इसमें से, यानी कि ये इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्युलर ट्रेंड। ठीक है जी, सेक्युलर ट्रेंड की तो डेफिनेशन ऊपर आपको क्वेश्चन में दे दी गई है, तो यहाँ पर मैं साइक्लिकल जो ट्रेंड है इसकी डेफिनेशन दे रहा हूँ कि इरेगुलरली रिकरिंग पैटर्न, फॉर एग्जांपल ए सीजनल फ्लक्चुएशन इन प्रिवेलेंस ऑफ इंसेक्ट वेक्टर्स और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। 29, HBV वैक्सीन इज गिवन बाय द रूट ऑफ। जी, HBV से मुराद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है, उसकी जो वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी की, वो किस रूट से देते हैं? ए सबक्यूटेनियस, बी इंट्रावेनस, सी इंट्राडर्मल और डी इंट्रामस्कुलर। तो इसका करेक्ट आंसर है इंट्रामस्कुलर। ठीक है जी, इंजेक्शन शो किया गया है ऊपर वाले पिक में, और नीचे आपको इंट्रामस्कुलर ये लगाते हुए शो किया गया है कि HB वैक्सीन इस तरह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन ओनली बी गिवन बाय इंट्रावेनस रूट? ए कैल्शियम ग्लूकोनेट, बी मैग्नीशियम सल्फेट, सी विटामिन K, डी विटामिन D3। जी, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास कैल्शियम
ग्लूकोनेट। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैंने दे दी है आपको। बाकी जो आपने देखे बी, सी और डी में जो दिए गए हैं ये इंट्रा मस्कुलर लगाए जाते हैं, जबकि सिर्फ कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो इंट्रावेनस के थ्रू दिया जाता है। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट शुड बी एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली आइदर डायरेक्टली और बाय इन्फ्यूजन। ये इन्फ्यूजन में भी दे सकते हैं, हम किसी ड्रिप के साथ डालकर उसको दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर रूट्स आर नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस, सलपिंग एंड एब्सेस फॉर्मेशन। ये 3 वजूहात हैं, यानी कि टिश्यू नेक्रोसिस, सलपिंग एंड एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है अगर इसको हम इंट्रामस्कुलर दें, इसीलिए इसको इंट्रामस्कुलर नहीं दिया जाता। इट यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट लो ब्लड कैल्शियम levels in people who do not get enough calcium from their diet. Question number 31. What is WHO recommended normal cholesterol level in human? A 200 milliliter per deciliter, B below 200 milliliter per deciliter, C above 200 ml per DL, और none of these. तो ये तो उम्मीद है आपने गेस कर लिया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन आ गया था ये, और इसका करेक्ट आंसर है बिलो 200। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ हैं और एबनॉर्मल वैल्यूज़ हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल की। ठीक है, देखें यहाँ पर पहला जो है वो दिया गया है आइडियल, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है। उसमें आप देखें रो में देखें टोटल जो है वो लेस देन 100। अगर ये जो है LDL जो है इसमें जो नॉर्मल वैल्यू दी है, आइडियल वैल्यू दी है, LDL लेस देन 100 होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा ऊपर आया था, उसमें आपने देखा था कि हमने पढ़ा था LDL और HDL के बारे में, ट्राइग्लाइसराइड के बारे में, तो उसकी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, तो वो भी आप अपने पास नोट कर लें। 32. द ब्लड विच कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड विदाउट क्रॉस मैचिंग इन पेशेंट विद है ये हेमोरेजिक शॉक। हेमोरेजिक शॉक हो, इनके उसको ब्लड बह गया हो और उसको जो है वो उसमें उसकी वजह से शॉक में चला गया है, तो बगैर क्रॉस मैच के इसमें से कौन सा ग्रुप हम दे सकते हैं? A पॉजिटिव, B में B पॉजिटिव, C में है AB नेगेटिव, और D में है O नेगेटिव। ठीक है जी। तो हमारा करेक्ट आंसर है, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ऐसी सूरत में बगैर क्रॉस मैच के हम उसे दे सकते हैं O नेगेटिव। यूनिवर्सल डोनर है ये। क्वेश्चन नंबर 33. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम? A मेयोसिस, B टॉसिस, यहाँ पे P साइलेंट है इसलिए टॉसिस पढ़ते हैं इसे हम, C हाइपोहाइड्रोसिस, D आर्थराइटिस। तो यहाँ पर सवाल हमसे क्या है कि हॉर्नर जो सिंड्रोम है उसकी तमाम की तमाम अलामतें हैं, कौन सी नहीं है? ठीक है, तो अगर आपको इसको पढ़ा हुआ है आपने तो आप आसानी से कर सकते हैं, वरना ज़ाहिर आपके लिए मुश्किल होगा। तो चलें हम करेक्ट आंसर इसका देखते हैं क्या है। आर्थराइटिस, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास आर्थराइटिस। यहाँ पर आप डेफिनेशन देख लें। सबसे पहले हॉर्नर सिंड्रोम की डेफिनेशन देख ली तो आपको ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए जो हॉर्नर सिंड्रोम है, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स काज बाय द डिसरप्शन ऑफ नर्व पाथवे फ्रॉम द ब्रेन टू द फेस एंड आई ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। क्लियर है कि ये कम्बिनेशन है साइन एंड सिम्टम का, जो कि सबब बनते हैं नर्व पाथवे अगर डिस्टर्ब हो जाए कि जो कि ब्रेन से फेस को जाता है, ठीक है, और वन साइड ऑफ द बॉडी को ये जो है डिस्टर्ब करता है। तो इस जो मियोसिस की डेफिनेशन अगर आती है तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते थे, टॉसिस की डेफिनेशन आती थी आपको कर सकते थे, हाइपोहाइड्रोसिस की आपको अगर डेफिनेशन आती तो आपको इसको करके और आप आंसर निकाल सकते थे आर्थराइटिस। तो इसके जो हॉर्नर सिंड्रोम के दूसरे नाम है हॉर्नर बर्नार्ड सिंड्रोम और ओक्यूलो सिंपैथेटिक पाल्सी भी इसका हॉर्नर सिंड्रोम का दूसरा नाम है। अब हम आ जाते हैं 1 बाय 1, थोड़ा इसको देख लें आप लोग ताकि कभी इत्तेफाक के डेफिनेशन आ जाए तो आप बता सकें।
कि अगर लिखा हुआ आ जाए कि ए परसिस्टेंटली स्मॉल पीपल, ठीक है जी, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मियोसिस। तो ये आई रिलेटेड था हमारा, ठीक है। टॉसिस जो है ड्रॉपिंग ऑफ दी अपर आईलिड। अपर आईलिड देखें आप यहाँ पर देखें कि ये बेबी की पिक दी गई है, इसमें लेफ़्ट साइड की जो है आई ड्रॉप है, देखें, ठीक है जी। राइट साइड की आप देखें तो बिल्कुल सही तरह ओपन है, लेकिन अगर हम क्लाइंट को कहें कि भाई आंखें खोलें आप, तो अगर उसको टॉसिस है तो वो आईलिड अपने ऊपर नहीं कर सकेगा, अपर आईलिड, ठीक है, वो अपर आईलिड ड्रॉप हो जाती है, नीचे की तरफ हो जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें ये नीचे हो गई है, तो इसे हम कहते हैं टॉसिस। और हाइड्रो जो है हाइपोहाइड्रोसिस जो है लिटिल स्वीटिंग को कहा जाता है, लिटिल स्वीटिंग हो। और एन होती है, एनहाइड्रोसिस भी एक कंडीशन होती है जो जिसमें कि बिल्कुल ही स्वीटिंग नहीं होती, यानी कि पसीने नहीं आते। तो यहाँ पर जो तमाम के तमाम जो ऑप्शन दिए गए थे वो हॉर्नर सिंड्रोम के थे, ABC, लेकिन सिवाय आर्थराइटिस के। तो हमारा यहाँ का करेक्ट आंसर था आर्थराइटिस। ओके जी, रिमेनिंग इन नेक्स्ट वीडियो आपको इंशाल्लाह ताला हम सॉल्व कराएंगे। ये हमारे 33 थे आउट ऑफ 100, ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो में 33 कोशिश करूँगा कि मैं कवर करूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। तो कीप वाचिंग 3 नर्सिंग लेक्चर्स यूट्यूब चैनल, और अपने दूसरे दोस्तों को भी जो है ये शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि उन्हें भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव जो है हमारी नर्सिंग लेक्चर्स की वीडियोस, ठीक है, और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। क्योंकि ना सिर्फ मैं इस चैनल पर आपको ये MCQ सॉल्व करने का है या लेक्चर अपलोड करता हूँ, बल्कि जो एडमिशन्स वगैरह आते हैं डिफरेंट हमारी नर्सिंग डिपार्टमेंट में जॉब्स आती हैं, तो उसकी भी जो है वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और दूसरों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।